युवा उदय सम्मेलन करवाने वाले देव प्रसाद जी के एनएसयूआई ज्वाइन करने पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी का आगमन और हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश से आए हुए युवाओं को देव प्रसाद जी की टीम को संबोधित करें। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार और जबरदस्त कार्यक्रम, इसके लिए मैं हमारे साथी छोटे भाई देव पलसानिया जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये नौजवानों का प्रोग्राम है, युवाओं का प्रोग्राम है और हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता बिना नारों के साथ जो है अपनी शुरुआत नहीं करते हैं। तो मैं कहूंगा कि कुछ नारे लगाते हैं और इस माहौल को गर्म करते हैं, फिर अपनी बात की शुरुआत करते हैं। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताकत से और जोर से। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज जो ये युवा उदय सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका लक्ष्य साफ है कि हम वो चर्चा करें, वो सार्थक चर्चा करें जिसमें इस देश के और प्रदेश के नौजवानों के क्या मुद्दे हैं। इस कार्यक्रम में पधारे राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे, छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करी और आज राजस्थान की विधानसभा में विधायक के रूप में आप अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री मनीष यादव जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करता हूं। साथ में एनएसयूआई के प्रदेश के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, जिलाध्यक्ष और हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, साथ में हमारे विश्वविद्यालय के यूनिट के अध्यक्ष, प्रभारी, पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय यूनिट के अध्यक्ष, प्रभारी, तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और मंच पर विराजमान ये एक लंबी फौज है जिसने कहीं ना कहीं अपनी जो शुरुआत है वो युवा राजनीति और छात्र राजनीति से की है। साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन कुछ मेरे नौजवान साथी ऐसे भी बैठे हैं जो छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि चुनाव लड़ना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, हार जीत अपनी चलती है। हार के घर बैठ जाएं या संघर्ष करते रहें, पर एक संतुष्ट होता है कि मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन जब चुनाव लड़े, पूरी तैयारी की, संघर्ष किया, मेहनत की, और ऐसे में जब छात्र संघ का चुनाव बंद हो तो नौजवानों पे क्या बीतती है, मैं उस चीज को समझता हूं। तो ऐसे में हमारे साथी देव पलसानिया जी भी हैं, लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं एनएसयूआई की इस विचारधारा में, इस युवा विचारधारा में, इस डेमोक्रेटिक विचारधारा में, जिसका एक ही लक्ष्य है, सब जाति, सब धर्म, सब वर्ग, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नौजवान हो, कोई भी वर्ग हो, उनकी आवाज को उठाना, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ना। साथियों, मनीष जी ने बहुत सारे मुद्दों की चर्चा की, देव पलसानिया जी ने बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी व्यथाएं जो हैं अपनी बताई कि किस तरीके से वो जब एबीवीपी में थे तो किस तरीके से एक संकीर्ण मानसिकता की राजनीति वहां पे की, उसका खुलासा उन्होंने किया। और ये राजनीति केवल आज कैंपस के अंदर नहीं है,
पूरे देश के अंदर आज कोई भी विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कहीं पे भी आप मुद्दा उठा के देखो, वो सिर्फ एक ही बात करते नजर आएंगे, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, जाति, इस जाति का उस जाति को आपस में लड़ाना। 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, बेशक वो बेईमानी से जीत गए, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने एक चर्चा ये नहीं की कि इस देश के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, इनको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, इनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हर एक आम व्यक्ति की पकड़ से वो बाहर होती जा रही है, शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है। पूरे के पूरे 5 राज्य चुनाव में सिर्फ वही मुद्दा गोलमोल घुमाते रहे और उसको जबरदस्त मीडिया ने भी चलाया। साथियों, आज परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, इस देश के अंदर जो है अघोषित आपातकाल लागू है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार की, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश के अंदर हो। मैं 5 राज्यों के अंदर घूमा और एक ही स्थिति समझ में आई कि उन्होंने ना चिकित्सा व्यवस्था पे काम किया, ना शिक्षा व्यवस्था पे काम किया, ना रोजगार पे काम किया। उन्होंने अगर काम किया है तो उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या उनके विधायक साथी हैं या उनके चहेते हैं, उनको सबको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज अलॉट कर दिए। और वो अलॉट इसलिए कर दिए ताकि आप लोग जो हैं उन आलीशान बिल्डिंगों को देखकर प्रभावित हो, क्योंकि हमारी शैक्षणिक जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया, कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से रहा और विश्वविद्यालय के ऊपर चर्चा हो रही थी कि कब पंखा गिर जाए, कब फॉल्सलिंग गिर जाए, पानी की टंकियों में कीड़े तैरते रहते हैं, कोई स्थिति नहीं है, वहां सुनने वाला नहीं है, जमीन के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। वाइस चांसलर आरएसएस के कैंपों में जा रही है, उसको कहीं और का वीसी बनना है, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको शांत रखना है, उनको छुपाना है। तो ये पूरे देश की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति बनी हुई है। जो सरकार नौजवानों को सपने दिखाई कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज उस पर कोई चर्चा नहीं। साथियों, हम आम उन परिवारों से आते हैं, उन गरीब माँ बाप के हम बच्चे हैं जिनका सपना है कि उनके बच्चे अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, अच्छी डिग्री लें और अच्छी नौकरी लगे। लेकिन वर्तमान हालात जो हैं उसमें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार शैक्षणिक संस्थानों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। हमारे माँ बाप मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में हमारे एडमिशन होते हैं, अच्छी कोचिंगों में भी हम कोचिंग की तैयारी करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, अच्छी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन रोजगार है ही नहीं। साथियों, आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है नीट की परीक्षा का। कितने लोग होंगे हमारे, कितने नौजवान साथी होंगे और कितनी मेहनत की होगी, उनके माँ बाप ने लोन लेके उनको पढ़ाया होगा। कितने लोगों का सपना होगा कि वो कल डॉक्टर बने, लेकिन कुछ लोग सरकार में बैठ के उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और वो पेपर बाहर आता है, गैस पेपर के नाम पे उसको 10-10 हजार रुपए में बेचा जाता है। तो आज ये हालात हो गए हैं कि नौजवानों के सपने और भविष्य चंद रुपयों में बेचे जा रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं, सड़क पे आंदोलन करते हैं, मुकदमे लगा दिए जाते हैं। वो छात्र जो
पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो आंदोलन करने आएंगे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, डंडे बरसाए जाएंगे। किसी के माता पिता अगर सरकारी नौकरी में हैं तो उनको दबाया जाएगा, धमकाया जाएगा और अंत में मुकदमे लगा दिए जाएंगे। साथियों, ये केवल नीट परीक्षा की बात नहीं है। कोई भी परीक्षा भाजपा सरकार कराने में कामयाब नहीं है। पहली बात तो भर्ती नहीं निकालती है, और भर्ती अगर नौजवानों के दबाव में निकालनी पड़ती है तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, पेपर लीक होना तो संभव ही है, लेकिन वो कोर्ट में अटक जाएगी। अगर कोई भर्ती सही ढंग से हो भी गई तो उसको कोर्ट में लटकाया जाएगा, फिर नौजवान घूमते रहेंगे, सरकार कोई काम नहीं करती, कोई पैरवी नहीं करती। साथियों, जिस तरीके से इन लोगों की मंशा है संविधान को खत्म करने की, देव पलसानिया जी ने बहुत ही सार्थक और सजग रूप से कहा कि मैं वहां पे जब था तो मेरी आवाज को दबाया गया, कमजोर किया गया, और केवल सारे दिन एक ही बात, जाति धर्म, जाति धर्म। और वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, और ये सच्चाई है। उन्होंने नारा दिया था 400 पार का कि अगर हम लोग पूरी मेजॉरिटी में आ गए तो इस देश के संविधान को बदल देंगे। और इस देश के संविधान को बदल के वो कौन सी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, आप ये सब लोग समझते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं। ये वो संविधान है जिसमें हर वर्ग, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बोल पाता हो, नहीं बोल पाता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, हर उस वर्ग को सुरक्षित किया गया, उसको हक और अधिकार दिया गया, उसको बोलने की आजादी दी गई। तो ये उन लोगों को रास नहीं आती, क्योंकि वो इसी विचार के खिलाफ पूरी राजनीति करते हैं। चाहे आजादी का संग्राम हो, उन्होंने तब भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध किया, और आज भी जो लोग उनकी विचारधारा को मानते हैं, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आजाद, भगत सिंह, फूले साहब, जिनकी एक ही विचारधारा थी कि सबको साथ लेके चलो, उस विचारधारा के खिलाफ वो आज भी खड़े हैं। शैक्षणिक संस्थाओं की क्या दुर्गति कर दी है। साथियों, जिन लोगों को सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, जो अच्छे से खड़े होके अपने सब्जेक्ट के बारे में बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनका एक डेडिकेशन है कि वो संघ की क्लासों में जाते हैं, ऐसे लोगों को फर्जी तरीके से पीएचडियां कराई गई, और इस देश के अंदर जो बड़ी बड़ी एजुकेशन हमारी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें उनको प्रोफेसर बना के भर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 2500 प्रोफेसरों की भर्ती की गई, और उन भर्तियों के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, केवल एक मॉनिटरिंग थी कि वो आरएसएस की विचारधारा को कैंपस में कितने अच्छे से लागू कर सकता है, नहीं कर सकता है, बस वो कितनी संघ की जो है क्लासें अटेंड करता था, संघ के कितने प्रोग्रामों में जाता था, कितने प्रोग्राम कराता था। अब अगर सोचिए, शिक्षक जब ऐसे भर्ती हो जाएंगे तो नौजवानों का क्या भविष्य होगा, नौजवान किस दिशा में जाएंगे। तो ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। कोई भी कार्यकर्ता उनको दिखता है कि हमारी विचारधारा को प्रमोट करता है, चाहे वो राजस्थान की विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली की विश्वविद्यालय हो, या देश की कहीं विश्वविद्यालय हो, उन लोगों को भर्ती करने में लगे हुए हैं। और अब यहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी करीब शिक्षा वीर के नाम से जो है एक योजना लेके आए हैं संविधा पे, कि अब हम लोग जो है शिक्षक भर्ती करेंगे।
पहले ये लोग सेना के अंदर अग्निवीर लेके आए, सेना को कमजोर कर दिया, और अब ये लोग एजुकेशन में भी संविदा भर्ती लेके आ रहे हैं। साथियों, कोई भविष्य नहीं है। आपको 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कब फ्री कर देंगे अगर आप उनका काम नहीं करोगे, उनकी विचारधारा को प्रमोट नहीं करोगे, उनके लिए बोलोगे नहीं, उनकी रैलियों में नहीं जाओगे, तो चयनित करेंगे। पहली बात तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये संविदा भर्ती होगी, उस भर्ती में लेंगे ही उनको जो उनके लिए काम करते हैं। लेकिन फिर भी कोई नौजवान साथी संघर्ष करके आ जाएगा तो फिर वो टिक नहीं पाएगा। तो ये संविदा भर्तियों का जो सिस्टम आया है, ये शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है, शैक्षणिक ढांचे को कमजोर करता है। साथियों, मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे नौजवानों का सपना होता है कि नौकरी लगे, काम करें, बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, डिग्री भी लेता है, पीएचडी करता है, सब कुछ करने के बावजूद जब पता लगेगा कि वो केवल 2 साल के लिए पढ़ा सकता है, जो उसने 10 साल तैयारी करी वो केवल 2 साल पढ़ा पाएगा, वो भी ठेके पे। तो मैं कहूंगा कि ऐसी भर्तियों का भी हमें पूरे राजस्थान में नहीं, देश में विरोध करना पड़ेगा। एक वक्त आएगा जब ये पुलिस भी ठेके पे ले लेंगे, एक वक्त आएगा जब ये सेना की तरह ही इस देश के पूरे सिस्टम को ठेके पे देने लगेंगे। फिर कौन आपके लिए काम करेगा? हमें तो स्थायी रोजगार चाहिए ना। तो मैं आप तमाम साथियों से यही कहूंगा कि इस अघोषित आपातकाल के अंदर हम सबको मजबूती से इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और केवल एक देव पलसानिया को जगाने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर हजारों ऐसे नौजवान साथी हैं जिनको भ्रमित किया गया, उन लोगों को जगा के इकट्ठा करने की आवश्यकता है। मैं राजस्थान के छोटे से गांव से निकलकर छात्र राजनीति में आया, एनएसयूआई ज्वाइन करी, राजस्थान कॉलेज में चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बना। उसके बाद एनएसयूआई की जो यूनिट है राजस्थान विश्वविद्यालय, उसमें मैंने काम किया, संघर्ष किया। राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष आपने बनाया। उसके बाद मेरे जैसे एक आम साधारण परिवार के नौजवान को, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, दूर दूर तक माता पिता कभी राजनीति को समझते भी नहीं है, ना कोई घर में पंच सरपंच रहा है, उसके बेटे को संघर्ष के दम पे, काम के दम पे श्री राहुल गांधी जी ने राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। राजस्थान की, देश की एनएसयूआई की कमान सौंप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये वो संगठन है जिसके अंदर अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आप में काबिलियत होगी, नेतृत्व करने की क्षमता होगी, आप सड़क पे संघर्ष करते हो, नौजवानों के, छात्रों की आवाज उठाते हो, उनके मुद्दे उठाते हो, तो बेशक हमारे नेताओं की नजर आप पे रहती, वो आपको मौका देते हैं। इसका उदाहरण मनीष यादव जी और न जाने तमाम हमारे सैकड़ों साथी हैं जो आज राजस्थान की विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा और देश के अलग अलग कोनों के अंदर जो हैं, आज प्रदेश में युवा राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं। साथियों, केरल में चुनाव हुए, एनएसयूआई के जिला अध्यक्षों को टिकट मिली, पूर्व अध्यक्ष एनएसयूआई को वहां टिकट मिली। जिन भी नौजवानों को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी ने मौका दिया, तमाम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीते। आसाम के अंदर एनएसयूआई के फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी को टिकट दी गई और कई कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई, चुनाव जीते। आज की राजनीति ये साबित कर चुकी है कि इस दौर के अंदर राहुल गांधी जी नौजवानों की और पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ जो नई फौज खड़ी है वो नौजवानों की है। मैं आप सबसे कहूंगा
कि आप तमाम इस ऑडिटोरियम के अंदर NSY के कार्यकर्ता और सामान्य हमारे साथी बैठे हैं। आप खूब मेहनत करिए, संघर्ष करिए, पार्टी आपको मौका देगी। और आज देव पलसानिया ने जो NSY की विचारधारा से और श्री राहुल गांधी जी की मोहब्बत की जो विचारधारा है, संविधान को बचाने की विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर NSY का दामन थामा है। तो मैं उनकी जो टीम बैठी हुई है, मैं उसको विश्वास दिलाता हूं कि आप इनको मजबूती दो, लड़ने की ताकत दो, इनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तमाम जो मंच पे भी बैठे हैं नौजवान NSY के साथी और जो सामने भी बैठे हैं, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब एकजुट होकर एक सुर के अंदर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। नौजवानों के मुद्दों पे जो है, अपनी हक की बातों के मुद्दों पे जो है, सरकार से हमारी मांगे मनवाएंगे और इस देश की शैक्षणिक संस्थाओं को बचाने के लिए हम मजबूती से प्रयास करते रहेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए आए हैं। और मंच पर विराजमान तमाम नौजवान पीढ़ी और युवा शक्ति जो बैठी हुई है, इनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। देव पलसानिया जी की पूरी टीम का स्वागत और देव पलसानिया जी का बहुत बहुत स्वागत। आपने ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।